आज हम कोशिकाओं के अंदर पदार्थों के जमा होने की प्रक्रिया यानी इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। हाँ। और इसमें भी खास तौर पर लिपिड्स पर हमारा ध्यान रहेगा। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिकाओं में ये लिपिड्स आखिर जमा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसके नतीजे क्या निकलते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोशिकाओं में किसी पदार्थ का जरूरत से ज्यादा जमा होना ये अक्सर किसी मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये जमाव कोशिका के अंदर कई जगह हो सकता है, जैसे साइटोप्लाज्म में या फिर ऑर्गेनल्स में, खासकर लाइसोसोम्स में, कभी-कभी तो न्यूक्लियस में भी। अच्छा, और ये पदार्थ आते कहाँ से हैं? कोशिका खुद बनाती है? दोनों बातें हो सकती हैं। या तो कोशिका खुद बनाती है या फिर वो बाहर से आते हैं। इसके पीछे दरअसल 4 मुख्य तंत्र या मैकेनिज्म्स काम करते हैं। 4? हाँ, कौन-कौन से? देखिए, पहला तो ये कि कोई सामान्य पदार्थ है, लेकिन कोशिका उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रही। शायद पैकिंग में या ट्रांसपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, जैसे फैटी लिवर में होता है। अच्छा, फैटी लिवर इसका उदाहरण है। ओके। और दूसरा? दूसरा है कि कोशिका के अंदर ही कोई असामान्य पदार्थ बन रहा है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की फोल्डिंग गलत हो गई, तो वो जमा होने लगता है। तीसरा? तीसरा है कि कोई जरूरी मेटाबोलाइट है, वो ठीक से टूट नहीं पा रहा। अक्सर ऐसा किसी एंजाइम की जन्मजात कमी से होता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस इसी कैटेगरी में आते हैं। ओह, ये तो गंभीर बीमारियां होती हैं। हाँ, और चौथा कारण है कि बाहर से कोई ऐसा असामान्य पदार्थ आ गया जिसे कोशिका ना तो तोड़ सकती है ना बाहर फेंक सकती है, जैसे कार्बन के कण या सिलिका। समझ गई। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या ये हमेशा स्थायी होता है? मतलब क्या कोशिका ठीक नहीं हो सकती? नहीं, अच्छी बात यह है कि कई मामलों में ये प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है। अगर कारण हटा दिया जाए तो कोशिका वापस सामान्य हो सकती है। अच्छा। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, कुछ बीमारियां, खासकर ये स्टोरेज डिजीजेस, वो लगातार बढ़ती जाती हैं और काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो अब अगर हम खास तौर पे लिपिड जमाव की बात करें तो इसमें कौन-कौन से लिपिड्स मुख्य हैं? इसमें देखिए 3 मुख्य तरह के लिपिड शामिल हैं। एक तो ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें हम आमतौर पर टीजीज कहते हैं। हाँ। दूसरे हैं कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। और तीसरे? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। हाँ, फॉस्फोलिपिड्स वैसे ज्यादातर नेक्रोटिक यानी मृत कोशिकाओं में माइलिन फिगर्स के रूप में दिखते हैं, या फिर कुछ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस में। तो मतलब क्लिनिकली सबसे अहम कौन से हुए? क्लिनिकली देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है स्टीएटोसिस, यानी लिवर जैसे अंगों में टीजीज का जमा होना, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जो एथरोस्क्लेरोसिस और ज़ैंथोमास जैसी स्थितियों में दिखता है। तो पहले स्टीएटोसिस को समझते हैं, जिसे फैटी चेंज इन द लिवर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है लिवर की कोशिकाओं यानी हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में असामान्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स का जमा हो जाना। और इसके कारण क्या होते हैं? मुझे लगता है शराब एक बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में शराब का अत्यधिक सेवन इसका सबसे आम कारण है। लेकिन इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD भी है, जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, खासकर डायबिटीज और मोटापे के साथ। अच्छा। कुछ टॉक्सिन्स भी ये कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी वाला कुपोषण, जैसे क्वाशॉर्कर, उसमें भी होता है। और एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी भी एक कारण है। और ये सिर्फ लिवर में ही होता है? नहीं, मुख्य रूप से लिवर में, लेकिन ये दिल, मांसपेशियों और किडनी में भी हो सकता है। अच्छा, ये समझना दिलचस्प होगा कि लिवर में ये फैट आखिर जमा होता कैसे है। इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर लिवर कोशिकाएं क्या करती हैं, वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट G3P और फैटी एसिड्स FAs को मिलाकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाती हैं। ठीक है। फिर इन टीजीज को एक खास प्रोटीन ApoB100 के साथ पैक किया जाता है। ये VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कण बनाते हैं और खून में भेज देते हैं। ये ApoB100 VLDL को पानी में घुलनशील बनाता है और बाहर निकलने में मदद करता है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ 2 मुख्य वजहों से हो सकती है। या तो ट्राइग्लिसराइड का बनना बहुत बढ़ जाए, या फिर वो बनकर तो सही मात्रा में रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, उसका स्राव कम हो गया है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बनने का बढ़ जाना या निकलने का कम होना? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्वाशियोरकोर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो खूब मिलता है तो ट्राइग्लिसराइड बनता है, लेकिन प्रोटीन की कमी से वो ApoB100 प्रोटीन नहीं बन पाता जो VLDL को बाहर ले जाए, तो टीजी जमा हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से। और शराब?
शराब का असर तो कई गुना ज्यादा जटिल है। एक तो वो NADH नाम के अणु को बढ़ाती है, जिससे G3P ज्यादा बनता है और फैटी एसिड का संश्लेषण भी तेज हो जाता है। ओह, दूसरा, शराब शरीर के दूसरे हिस्सों से फैट तुड़वाकर लिवर में फैटी एसिड की सप्लाई बढ़ा देती है। तीसरा, वो लिवर के अंदर फैटी एसिड के टूटने, बीटा ऑक्सीडेशन को कम कर देती है। और चौथा, वो VLDL के बाहर निकलने को भी मुश्किल बना देती है। बाप रे, मतलब चारों तरफ से फैट जमा होने की स्थितियां बना देती है। हाँ बिल्कुल, नतीजा होता है फैटी लिवर या स्टीयोटोसिस। और ये देखने में कैसा लगता है अगर हम लिवर को देखें? अगर बिना माइक्रोस्कोप के ग्रॉसली देखें तो लिवर सामान्य से बड़ा हो सकता है, पीलापन लिए हुए और चिकना सा दिख सकता है। और माइक्रोस्कोप में? माइक्रोस्कोप में कोशिका के साइटोप्लाज्म में खाली दिखने वाले वैक्यूल्स नजर आते हैं, जैसे तेल की बड़ी बूंदें हों। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि कोशिका के न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देते हैं। इसी को मैक्रोवेसिकुलर स्टीयोटोसिस कहते हैं। और ये कंफर्म कैसे होता है कि ये फैट ही है? इसके लिए खास स्टेन इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑयल रेड ओ या सूडान IV, जो फैट को रंग देते हैं। चलिए, ये तो हुई ट्राइग्लिसराइड्स की बात। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पर। इनका जमाव कहाँ और कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी धमनियों का सख्त होना। इसमें खून की नलियों की जो अंदरूनी परत होती है, इंटिमा, उसमें स्मूथ मसल सेल्स और मैक्रोफेजेस लिपिड से भरी थैलियों से पट जाते हैं। अच्छा। इन भरी हुई कोशिकाओं को फोमी शेल्स कहते हैं। कभी-कभी तो कोशिकाओं के बाहर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स भी जमा हो जाते हैं, जो सूजन पैदा करते हैं। फोम सेल्स, इसके और उदाहरण क्या हैं? और उदाहरण है ज़ैंथोमास। ये त्वचा में या टेंडन्स में इन्हीं फोमी मैक्रोफेजेस के गुच्छे होते हैं। अक्सर तब दिखते हैं जब खून में लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो, यानी हाइपरलिपिडीमिया। एक और स्थिति है कोलेस्ट्रोलोसिस। इसमें पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की दीवार में कोलेस्ट्रॉल से भरे मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं। अच्छा। और एक आनुवंशिक बीमारी भी है, नीमन-पिक टाइप C रोग। इसमें लाइसोसोम से कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट गड़बड़ होता है, जिससे वो कई अंगों में जमा होने लगता है। समझ गया। अब बचे फॉस्फोलिपिड्स। इनका जमाव कैसे होता है? फॉस्फोलिपिड्स मुख्य रूप से कोशिका की अपनी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के टूटने से आते हैं, या फिर जो कोशिकाएं मर जाती हैं, नेक्रोटिक हो जाती हैं, उनकी झिल्ली से माइलिन फिगर्स बनते हैं। माइलिन फिगर्स? हाँ, ये परतदार संरचनाएं होती हैं। ये खास तौर पर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स में दिखते हैं, जैसे टे-सैक्स रोग, गॉशर रोग या नीमन-पिक रोग। इन बीमारियों में जटिल लिपिड टूट नहीं पाते और जमा हो जाते हैं। और कहीं अल्कोहलिक लिवर रोग में भी जो लिवर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, उनमें ये लैमेलेटेड यानी परतदार माइलिन फिगर्स दिख सकते हैं। और हाँ, कुछ दवाएं भी हैं, जैसे आम्योडोरोन, जो फॉस्फोलिपेज एंजाइम को रोककर फॉस्फोलिपिड जमा करा सकती हैं। इसे ड्रग इंड्यूस्ड फॉस्फोलिपिडोसिस कहते हैं। और माइक्रोस्कोप में ये कैसे दिखते हैं, ये माइलिन फिगर्स? ये साइटोप्लाज्म में परतदार गोल संरचनाओं जैसे दिखते हैं। लैमेलेटेड बॉडीज कहते हैं इन्हें। तो संक्षेप में कहें तो हमने 3 मुख्य तरह के लिपिड जमाव देखे। ट्राइग्लिसराइड्स, जिसका मुख्य उदाहरण फैटी लिवर है, और कारण हो सकते हैं ज्यादा बनना या कम निकलना। ये अक्सर रिवर्सिबल होता है अगर कारण हट जाए। सही। फिर कोलेस्ट्रॉल और उसके एस्टर्स, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस और ज़ैंथोमास, यहाँ फोमी सेल्स बनते हैं या ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है। इसकी रिवर्सिबिलिटी बदलती रहती है। हाँ, वेरिएबल होती है। और आखिर में फॉस्फोलिपिड्स, जैसे माइलिन फिगर्स या लाइसोसोमल स्टोरेज रोगों में, ये झिल्ली के टूटने या एंजाइम की कमी से होते हैं। इनकी रिवर्सिबिलिटी भी वेरिएबल है, खासकर अगर वंशाणुगत हों तो बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। पर यहाँ एक बात और सोचने लायक है। बताइए। वो ये कि ये जमाव सिर्फ कोशिकाओं में पड़े हुए निष्क्रिय पदार्थ नहीं है जी। ये दरअसल सक्रिय प्रक्रियाएं हैं, एक्टिव प्रोसेसेस हैं, जो कोशिका के कामकाज और उसके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये सोचना भी जरूरी है कि हमारी जीवन शैली, हमारा खानपान, हमारी आनुवांशिकी, ये सब इन प्रक्रियाओं को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं और कैसे इनसे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां पनप सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।